हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दे। तो जब हमारा संविधान बना था तब हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे। उसके बाद हमने 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल हमने किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े हैं। जैसे कि 9th शेड्यूल हमने जोड़ा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से, जो कि ये बोलता है कि एक्ट्स प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल हमने जोड़ा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से, जो कि बोलता है हमें एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 पंचायत की पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 12th शेड्यूल 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 म्युनिसिपैलिटी की पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। राइट, तो पार्ट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले 22 पार्ट तक हमें लेके चलना है इसको, सारे मामले को। और हमें ये देखना है कि पार्ट 1 2 3 4 5 6 सब अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं, है ना। तो अब बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपने फोकस थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे ही रखेंगे, ज्यादा आर्टिकल्स के पीछे नहीं भागेंगे, पर फिर भी शुरू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब इस पार्ट के अंदर हमें बात करनी है कि हमारी जो यूनियन है, उस यूनियन के अंदर कोई नया स्टेट जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, कोई पुराना स्टेट निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, कोई बाहर का स्टेट को अंदर लेके आना है तो कैसे काम करेंगे, उन दोनों आर्टिकल में कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे, या फिर जहां पर हम बैठे हैं उस टेरिटरी में उसका नाम क्या होगा और उसकी टेरिटरी कितनी होगी। राइट, तो ऐसे ही हमारा पहला आर्टिकल आता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, और जैसे हमारा शेड्यूल फर्स्ट आपको याद होगा, नेम एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। राइट, तो वैसे ये नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। अब देखो इसके अंदर सिंपल बातें लिखी है, अपने सिर्फ बातें करेंगे। देखो अब इसमें पहली लाइन तो अपने को इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। अब यानी कि हमारे पास हिंदुस्तान के दो नाम हो गए, एक तो इंडिया हो गया और एक भारत हो गया। देखो इंडिया नाम तो रखा गया है इंडस नदी की वजह से, इंडस रिवर की वजह से हमारे देश का नाम क्या रखा गया, इंडिया रखा गया, इंग्लिश नेम जो है। और जो हमारा भारत है, ऋग्वेदा में भारत एक जाति हुआ करती थी, उसके समक्ष में हमने नाम हिंदी वाला नाम भारत रखा है। अब कुल मिला के हमारा संविधान दोनों नामों को इजाजत देता है, इंडिया को भी भारत को भी। ठीक है, अब क्या लिखा है इसके आगे, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि हमारा इंडिया कैसा है, स्टेट्स की एक यूनियन है। ठीक है, राज्यों का संघ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हमारा देश एक राज्यों का संघ है। और जो हमारा इंडिया है वो इंडस रिवर से नाम लिया हुआ है, भारत हमने ऋग्वेदा से लिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमें यह बताना है कि हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है, हमने बात करी ना नेम एंड द टेरिटरी, तो नाम तो हमें पता चल गया कि क्या होगा। अब टेरिटरी ऑफ यूनियन कौन कौन सी होगी वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि हमने जो यूनियन की बात करी है उस यूनियन के अंदर कौन कौन आता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राइट, चलो पहले तो हमें क्या देखना है कि भी क्या कहते हैं यूनियन के अंदर कौन कौन आता है। तो यूनियन के अंदर हमारी जो लोग आते हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे स्टेट्स आते हैं। राइट, स्टेट्स के बाद हमारी दूसरी बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो आती हैं, है ना। कि भाई एक तो हमारे स्टेट्स हो गए, एक हमारी यूनियन टेरिटरीज होगी, एक हमारी अदर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज आती है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये अदर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कौन सी है, देखो अदर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल गोवा, फॉर एग्जांपल गोवा। अब गोवा का क्या सीन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। अब जब गोवा हमारे पास एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, तो यानी कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इन्होंने अदर टेरिटरीज की जो बात करी वो फॉर एग्जांपल गोवा के लिए भी करी थी। भी कल को गोवा हमारे साथ जुड़ना चाहे, हम किसी भी तरीके से गोवा को लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर ही आता है। आज जो गोवा है, भले ही हमारे पास आज़ादी के टाइम पे नहीं था, हमने उसको बाद में एक्वायर किया एक समय आने के बाद। जब मैं आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने उसको बाद में एक्वायर किया। जब हमने बाद में उसको एक्वायर किया है तो जाहिर सी बात है कि अब वो हमारी टेरिटरी के अंदर ही आता है, बिकॉज इट कम्स इन द थर्ड पॉइंट विच इज ना अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज। अब ये तीनों चीजें मिलकर हमारी क्या बना देती है, इंडियन यूनियन बना देती है। राइट, तो आपको ये पता चल गया कि पहला आर्टिकल हमारे क्या बात करता है। पहला आर्टिकल हमें एक तो नेम ऑफ द कंट्री बताता है कि जो हमारी यूनियन है उसका नाम क्या होगा। दूसरा वो आर्टिकल हमें नेचर ऑफ द गवर्नमेंट भी बताता है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप मेरे को एक बात बताओ यार, हमारी गवर्नमेंट का नेचर ऑटोक्रेटिक है क्या? नहीं है ना ऑटोक्रेटिक नेचर, हमारे राज्यों का संघ है, तो यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कौन बताता है ये बात हमें, फर्स्ट आर्टिकल ही तो बताता है। तो दूसरी बात हमें क्लियर कर देता है। तीसरी बात, हमारी टेरिटरी कौन सी होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी वो बताता है। अब टेरिटरी में भी मैं आपको बता चुका कि एक तो हमारे स्टेट टेरिटरी में आते हैं, स्टेट्स के साथ हमारी यूटीज टेरिटरी में आती है, और उसके साथ साथ हमारी अदर टेरिटरीज भी हमारी यूनियन के अंदर आती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो ये बेसिकली छोटी मोटी कंप्लीटेड बातें हैं हमारी आर्टिकल 1 के अंदर। बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया मैंने आपको आर्टिकल 1। इसके बाद आपको आर्टिकल 1 में कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 1 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। आज भाई वार्तालाप का डिस्कशन का पॉइंट ये है कि हमारे जो यूनियन वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हमारे जो यूनियन वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन फेडरल वर्ड हमारे कहीं भी मेंशन नहीं है। फेडरल वर्ड इज नॉट मेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया हमारी जो सरकार चलती है वो पूरी यूनिटरी बेस पे चलती है। यूनियन का मतलब पता है ना आपको? यूनियन का मतलब वो होता है जिसमें अगर मान लो बीच में सेंटर है, ये रहा हमारा सेंटर, तो सेंटर ही सारे स्टेट्स को पावर देता है। अगर बीच में सेंटर है तो सेंटर ही सारे स्टेट्स को पावर देता है। और फेडरल का मतलब ये होता है कि ये हमारे सारे स्टेट्स हैं, ये हमारे सारे स्टेट्स हैं और ये बीच में हमारा सेंटर है। तो फेडरल के अंदर स्टेट्स जो हैं वो सेंटर को पावर देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यूएसए, यूएसए इज कंप्लीटली फेडरल। ठीक है, यूएसए इज प्रॉपर यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहां पर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। सारे स्टेट्स हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सारे स्टेट्स नहीं रहेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि हमारा जो वर्ड मेंशन्ड है वो वर्ड यूनियन मेंशन्ड है और फेडरल वर्ड हमारे अंदर मेंशन नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर जी से सवाल पूछा कि साहब आपने बना दिया तो आपका कहने का मतलब है कि हमारा देश जो होगा वो यूनिटरी होगा? कहते नहीं, तो क्या कैसे होगा? क्या फेडरल ही होगा कि स्टेट्स की अपनी पावर है, स्टेट अपने लॉज बनाती है, स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव तीनों चलाती है। तो फिर कहना क्या चाहते हो? कहना बी आर अम्बेडकर साहब ये चाहते थे, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि भी देखो, हमारे जब देश हमारे पास है ना, इस देश के अंदर दो प्रकार के समय चलते हैं। बी आर अम्बेडकर ने यह कहा कि हमारे देश के अंदर दो प्रकार के समय चलते हैं। कैसे समय? कि एक तो हमारे देश में होता है पीस और दूसरा हमारे देश में होता है वॉर, या फिर इमरजेंसी कह सकते हैं अपने, राइट भाई। इमरजेंसी बेसिकली तो आपको ओवरऑल इतना ही पता होगा ना, जब वॉर पे लगते आगे इमरजेंसी आएगा तो पूरा बताएंगे इमरजेंसी कब 52, 56, 60 में लगती है, 352, 356, 360 में। पर अभी के लिए मान लो तो दो सिचुएशन हमारे देश में चलती है, एक तो पीस की सिचुएशन चलती है और एक वॉर की सिचुएशन चलती है, राइट। अब जो पीस की सिचुएशन जब हमारे देश में होती है तब हमारे देश का स्ट्रक्चर जो होता है वो फेडरल होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे देश में हर स्टेट के पास अपनी पावर है, वो चाहे तो अपना लेजिस्लेचर खुद बनाता है, अपनी एग्जीक्यूटिव उनके पास सब कुछ अपना है, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो सेंटर से उनको मांगना पड़े, राइट। लेकिन जब वॉर या इमरजेंसी आ जाती है तब यही फेडरल स्ट्रक्चर उछल के क्या बन जाता है? यूनियन बन जाता है। यानी कि यहां पर सारी की सारी पावर कहां आ जाएगी? सेंटर के पास आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, पावर विल बी गिवन टू द सेंटर, पावर विल बी गिवन टू द सेंटर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनसे जब भी ये सवाल पूछा कि यार आपने चलो डिफरेंस तो बता दिया कि भी हमारे यहाँ पर पीस टाइम पे फेडरल होता है, इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी होता है, लेकिन यार फिर भी हमें एक बात तो बताओ, आप फेडरल वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जब लोग आपसे आके पूछते कि भाई ऐसा क्यों किया, तब ये एक्सप्लेनेशन उनको दे देते कि भाई ऐसे पीस टाइम में फेडरल होता है और वॉर के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी होता है। वहां तो आपने यूनिटरी वर्ड यूज कर लिया और अब हम जब आपसे पूछने आए हैं तब आपने हमें ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, देखो देखो ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, तो इन्होंने फेडरल वर्ड भी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए की तरह, बिकॉज इंडिया ना, जो हमारा इंडिया है वो यूएसए की तरह नहीं है यार। यूएसए में तो क्या हुआ था, देखो ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ इकट्ठे हुए थे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ इकट्ठे हुए, इन सब स्टेट्स ने क्या किया? इन सब स्टेट्स ने अपना एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का जो रिजल्ट आया, इन सब स्टेट ने अपना एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का जो रिजल्ट आया वो है यूएसए। पर इंडिया में ऐसा कुछ है क्या कि इंडिया के सारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, बिहार, झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, इन सब ने मिलकर आगे क्या किया? एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट का रिजल्ट तो इंडिया है? नहीं। तो इंडिया से सारे स्टेट्स हैं, राइट, इंडिया से सारे स्टेट्स हैं, और लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि स्टेट से इंडिया है। तो इस कारण से इन्होंने फेडरल वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज हम भी जानते हैं हम पूरी तरह क्वाइटली फेडरल नहीं है, हम पूरी तरह कंप्लीटली फेडरल नहीं है। क्योंकि अगर कंप्लीटली फेडरल होते तो फिर हमारा यूएसए जैसा सीन होना चाहिए था, भी स्टेट्स के पास अपनी कंप्लीटली ऑटोनॉमी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया फर्स्ट आता है, स्टेट सेकेंडरी है। ये बात आप ध्यान में रखना। ये आपको राम कथा इसलिए सुना रहा हूँ, कभी लिखना पड़ेगा लिख देना, बाकी अभी पेपर वेपर के लिए ज़्यादा कोई काम की नहीं है। तो जब हम यूनिटरी भी नहीं है, जब हम फेडरल भी नहीं है, तो हम क्या है पूरी तरीके से? तो भाई साहब हम क्वाजी फेडरल है। तो इंडिया एज ए क्वाजी फेडरल।
अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। सो इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमारे यहां पर यूनियन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे अंदर और फेडरल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की। इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अनलाइक जो हमारा यूएसए है, यूएसए इज डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, आई एम सॉरी, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ यूएसए इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये बेसिकली हमारा पूरा पूरा आर्टिकल 1 है, इससे ज्यादा आर्टिकल 1 में कुछ नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। फिर भी अगर आपको मेरे से कोई कमी रह गई हो, वैसे तो रही नहीं है, पर फिर भी रहेगी और आपको ऐसा लगता हो मान ज्ञानियों को कमी रहेगी तो मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। पर इसको समझना, जो मैं कहना चाहता था ना फर्स्ट आर्टिकल के जरिए, मैं अपने भाव आपके सामने जो प्रकट करना चाहता था उसको समझना, ठीक है। तो आगे चले, आर्टिकल 2 पढ़े, चले चलो भाई आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मैं लिख देता हूं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब चलो मुझे आप एक बात बताओ यार, है ना, अगर मान लो ये एक स्कूल है, ये क्या है, एक स्कूल है, राइट। अब स्कूल के अंदर अगर एडमिशन होना है, अगर स्कूल के अंदर एडमिशन होना है तो एडमिशन न्यू स्टूडेंट का होता है कि ओल्ड का होता है? अगर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एडमिशन होना है तो न्यू स्टूडेंट का होगा, ओल्ड का होगा? जाहिर सी बात है, अगर स्कूल में एडमिशन हो रहा है, कोई नया ही आएगा ना वहां पे, ओल्ड बच्चा वापस एडमिशन क्यों लेगा भाई? ओल्ड बच्चा तो ऑलरेडी क्लास में है, वो तो प्रमोट या डिमोट होगा या फिर फायर होगा। एडमिशन तो नया बच्चा ही लेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स है, ये भी हमारे नए स्टेट्स के लिए ही है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए आर्टिकल नंबर 3 आएगा, नए स्टेट्स के लिए आर्टिकल नंबर 2 आएगा। आपसे कोई पूछ ही ले कि हमारा जो आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, वो किसके लिए है? नए स्टेट्स के लिए, पुराने स्टेट्स के लिए? तो आपको पता होना चाहिए भी हमारा आर्टिकल 2 जो है वो हमारे नए स्टेट्स के लिए। इसके अंदर करते क्या है वो देखते हैं। नए स्टेट्स का मतलब है एक्सटर्नल स्टेट्स, वो एक्सटर्नल स्टेट्स जो अभी हमारा पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी वॉलंटरली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें आर्टिकल 2 के अंदर घुसना पड़ेगा, राइट। अब किसी भी ऐसे स्टेट को जो आज हमारा पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल नेपाल कल को कहता है मुझे इंडिया का एक स्टेट बनना है, तो बिल्कुल बन सकता है। हम उसमें कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? तो भाई साहब हम उसे आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम माने कौन, किसके पास शक्ति है करने की? तो वैसा शक्ति है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। इस चीज को करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, ये बात आप ध्यान रखना आर्टिकल 2 को यूज करने की, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर क्या है? पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स। वो मैं ऊपर आपको रामकथा सारी यही तो सुना के आया हूं कि पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये एडमिट कहां कर रहे हैं? यूनियन में, इनटू यूनियन। लो भाई, इससे इजी क्या हो सकता था, ठीक है। तो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 2 के तहत कि उनको जो ऐसे राज्य जो अभी हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है उनको हिंदुस्तान के नए राज्य बनाना है, तो पार्लियामेंट कर सकती है यूनियन के अंदर आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 2 के अंदर यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इससे ज्यादा कोई बता रहा है तो उसको कहना भाई मत बता, हमारे काम की जितनी है, इससे इसके अंदर फंसना भी नहीं है। आर्टिकल 3 जो है अगला, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए उसमें थोड़ा पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना है। अब यहां तो पार्लियामेंट का क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, यहां मान लो एक प्रोसीजर लिख दिया कि यार आपको पहले लोकसभा से मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, राज्यसभा से मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, इससे लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट के साइन लेने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना सारी बात कर दी और मान लो वॉर हो गया। अब वॉर होगा नहीं वैसे, पर चलो नेपाल के साथ वॉर हो गया, नेपाल के साथ वॉर हो गया और नेपाल जाहिर सी बात है हारेगा और नेपाल हार गया। जब नेपाल हार गया तो जाहिर सी बात है नेपाल को इंडिया का स्टेट बनना पड़ेगा ना, कब्जा तो होगा ना उसके ऊपर। अब उसमें क्या बोलोगे आप जाके कि नहीं पहले तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति परमिशन देंगे फिर लोकसभा बिल पास होगा, उस टाइम भगवान ने तो क्या हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है विच एवर द कंडीशन थिंग्स सेम फिट, विच एवर द कंडीशन
विच एवर द कंडीशन सीम्स फिट। कोई भी कंडीशन जो फिट लगेगी उसके बेस पर पार्लियामेंट अपने आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके क्या करेगी, किसी भी स्टेट को, नए स्टेट को अपने इंडिया के अंदर एडमिट कर सकती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 3 पर। आर्टिकल 3, ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? अब यहां आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जब हमारा आर्टिकल नंबर 2 एक्सटर्नल स्टेट्स के लिए था, क्योंकि बाहर वाले स्टेट को यहां पर जुड़ना था, तो हमारा आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल स्टेट्स के लिए है। कौन से स्टेट्स के लिए? इंटरनल, जो ऑलरेडी हमारे यहां पर स्टेट्स है। इंटरनल स्टेट्स क्या करेंगे? इंटरनल स्टेट्स का फॉर एग्जांपल अभी बताएंगे। एक स्टेट हुआ करता था हमारे यहां पर आंध्र प्रदेश, जो भी आई एम सॉरी, आंध्र प्रदेश, राइट। अब ये जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा टुकड़ा काट के, एक पीस काट के उसको क्या बना दिया गया? तेलंगाना बना दिया गया, राइट। अब ये जो काम हुआ यहां पर कि आंध्र प्रदेश को काटा गया, तोड़ा गया, और तोड़ के वहां पर उसको तेलंगाना बना दिया गया। ये जो तेलंगाना बनाया है, ये आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके बनाया है। क्या आंध्र प्रदेश हमारे स्टेट का इंटरनल स्टेट पहले से था? बिल्कुल था साहब। क्या तेलंगाना जो आज बना है वो आंध्र प्रदेश से कट के बना है? बिल्कुल बना है साहब। तो क्या आर्टिकल 3 में यही बात लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है साहब। तो आर्टिकल 3 मात्र इतनी सी बात कहता है कि हमारे जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी स्टेट्स है, उनको पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके उन स्टेट की तोड़ाताड़ी कर सकती है। तोड़ाताड़ी से मेरा मतलब है नाम चेंज करना, एरिया चेंज करना और बाउंड्री चेंज करना। अब उन्होंने नाम कर दिया तेलंगाना, एरिया अपनी मर्जी से रखा, बाउंड्री कहां कहां होगी अपनी मर्जी से रखा। और ये सारी पावर किसके पास है? जो पावर आर्टिकल 2 में जिसके पास, आर्टिकल 3 में भी उसके पास है। इसमें सिंपल पार्लियामेंट के पावर्स है, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज और लिख देता हूं, कल वो कहेंगे इधर से पढ़ने भी आ रहे, ऊपर से लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बकवास करके जा रहे हैं। चलो भाई, पार्लियामेंट कैन डिवाइड एनी स्टेट, पार्लियामेंट कैन डिवाइड एनी स्टेट, किसी भी स्टेट को पार्लियामेंट डिवाइड कर सकती है, और form a new state. Parliament can divide any state or form a new state. Can change name. एक तो नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, एंड बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। नेम, एरिया एंड बाउंड्री, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तो नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को नया बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? तो भाई साहब पार्लियामेंट बना सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चल सकते हैं आगे, चलते हैं। अब यहां पर ऐसे नहीं है विच एवर द कंडीशन सेम्स फिट, चल के भी चक्के मुंह बना दिया, ना ना। यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर है बनाने का। पेन दूसरा लेते हैं, प्रोसीजर येलो से बनाएंगे, येलो येलो डर्टी फैलो। क्या प्रोसीजर, आइए देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट क्या प्रोसीजर है, आइए देखते हैं। चलो भाई, अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि यहां पर अपने को अगर ऐसा स्टेट बनाना है, आंध्र प्रदेश से, अपने आंध्र प्रदेश के एग्जांपल लेके चलते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना है, तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा? बिल लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिल आएगा। किस चीज का बिल आएगा? बिल ऑफ इसका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का। तो यहां पर भैया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का बिल आ गया, लेकिन एक कैच ये है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि ऐसे बिल को लाने के लिए पहले आपको आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब ने अगर प्रायर अप्रूवल दे दी कि ठीक है भाई तुम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को काट लो, तो भैया बिल आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये किससे काटना था? आंध्र प्रदेश से तो काटना था तेलंगाना को। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस बिल को जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए आया है उस बिल को भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब मुझे बात बताओ कि जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं उस कंडीशन में कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा होगा? तो उसमें होगा आंध्र प्रदेश, राइट। और तो कौन सा होगा कि आंध्र प्रदेश से काट के तो तेलंगाना बनाना है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति जब उनके पास बिल भेजते हैं कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो उनको ऐसी मर्जी नहीं है कि जिंदगी के लिए बिल अपने पास रखे रखो, सोच के बता रहे हैं। तुम्हारे को सोचने पहुंचने को कोई टाइम नहीं है, तुम्हारे को टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जी हमारे क्या करते हैं, उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के लिए टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम में आपने बिल को रिटर्न करना होगा, कि इतने टाइम में आपने बिल को रिटर्न करना
होगा, तो ये बात वहां पर फिक्स हो जाती है। पहले राष्ट्रपति जी फिक्स करके ही कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं। अब ये जो टाइम फिक्स किया है, ये जो टाइम इन्होंने फिक्स किया है, इसके बारे में एक और बात बता दूं कि राष्ट्रपति कैन चेंज टाइम एनी टाइम, कैन चेंज टाइम एनी टाइम। टाइम को राष्ट्रपति जी कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उनकी पूरी स्वतंत्रता है इस मामले में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब मान लो स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल पड़ा है, किसके पास पड़ा है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल पड़ा है। अब स्टेट लेजिस्लेचर इस पे कर दे हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर इस पे कर दे ना, स्टेट लेजिस्लेचर पे करते हैं मैं नाराज हूं, यूं बोल दे मैं नाराज, आई एम सॉरी, मैं नाराज हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता रहे नाराज का, 10 दिन नाराज है, बस ऐसी तैसी करो, तुम्हारी नहीं मानती। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के हाँ करने से, स्टेट लेजिस्लेचर के ना करने से, स्टेट लेजिस्लेचर के नाराज हो जाने से बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में और लिख देता हूं इसकी बात, हिंदी वाले इंग्लिश में लिखेंगे, बदल इंग्लिश में लिखी नहीं। देयर इज नो इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, रिजेक्शन का, एक्सेप्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता बाय स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ करे ना करे, नाराज हो जाए, डजंट मैटर, बिल तो पास होगा तो होगा, अगर पार्लियामेंट ने मूड बना लिया। आगे चलते हैं। अब ये बिल जब वहां से स्टेट लेजिस्लेचर से पास फेल या जो भी फर्क नहीं पड़ता से आ गया वापस पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट में इस बिल को किसी भी हाउस में डाला जा सकता है, इन ईदर हाउस। अब ईदर हाउस से मेरा मतलब क्या है? तो भैया इधर हाउस से मेरा मतलब है लोकसभा में भी ये बिल जा सकता है और राज्यसभा में भी ये बिल जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात तो स्टेट लेजिस्लेचर के हाँ करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ ना नाराजगी के बाद जैसे भी बिल पार्लियामेंट के पास आ गया तो पार्लियामेंट में बिल किसी भी हाउस में जाके प्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इस बिल को पास करना है तो जब आगे, अभी टेंशन मत लो अगर किसी को लोकसभा या राज्यसभा नहीं भी पता, तो ये जस्ट एक बिकॉज यहाँ पर बिल मेंशन करना जरूरी था जब मेरे को बताना पड़ा, वरना जब लोकसभा राज्यसभा हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि मरते दम तक हाउसेज नहीं भूलोगे, जिंदगी में कुछ भी भूल जाओगे, पुराने प्यार को भूल जाओगे लेकिन हाउसेज नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बिल जो हमारा है, ये जो बिल किसी भी हाउस में, इधर हाउस में हमने डिस्प्ले कर दिया। अब उसके बाद क्या है, बिल को पास करना पड़ता है, बिल हैज टू बी पास्ड, राइट। बिना पास किए तो एक्ट बनेगा नहीं ना, तो फिर कैसे आप किसी स्टेट को अंदर ले लोगे? नहीं ले सकते, कैसे अलग कर लोगे? तो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है ये, ठीक है। तो बिल हमारा जो आर्टिकल 3 का होता है, टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल स्टेट्स शैल बी बाय द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी कौन सी है? उसकी दोनों हाउसेस की। अगर पहले लोकसभा में रखा है तो लोकसभा की भी और उसके बाद राज्यसभा की भी, अगर पहले राज्यसभा में रखा है तो उसके बाद लोकसभा की भी, ये लेनी पड़ेगी अपने को। अब उसके बाद लास्ट में एक नोट डाल के एक बात लिख लो, नोट ये है कि जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो राष्ट्रपति में भी एक बात बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है। वो पावर यह कहती है कि आप किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हो कि अभी मैं विचार कर रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं इसका करना है ये नहीं करना, या फिर तुम एक बार दोबारा इस पर विचार करो, जो तुमने मेरे को बिल भेजा है कि तुमने सही भेजा है, कि उसमें छूट तो नहीं क्या कुछ, ऐसा करना प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल कहते हैं। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट कैन नॉट दिस बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, cannot send this bill for reconsideration। राष्ट्रपति जी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते बिल को, यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि पहले हाँ कर दी ना, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था कि भी प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रायर अप्रूवल दे दी राष्ट्रपति ने, तो जब पहले तुमने सोच समझ की दी होगी ना अप्रूवल, ऐसे थोड़ी कि उठे थे कि कोई मांगने आ गया दे रहे थे तो तुमने दे दी, नहीं, सोच के दी होगी, जब दी है तो दे दी, अब उसको चेंज कर नहीं सकते, राइट। तो ये था भैया हमारा आर्टिकल 3। मैं बिल्कुल तेज नहीं चल रहा हूँ, कईयों को लग रहा होगा तेज चल रहा है, आपको कुछ भी दिक्कत हो तो समझ लेना, पॉलिटी पढ़ने में इतना टाइम लगता है अगर आपको पढ़ाने वाला डंका हो तो, ठीक है। आर्टिकल 4 में चलते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन कर देना यार, क्योंकि मेंशन ही नहीं करोगे ना तो फिर मेरी भी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। मैं सोचूंगा मैंने मेहनत भी करी है, पढ़ाया भी है, ठीक है, और ठीक है यार, वो जो भी देख रहा है नहीं देख रहा डजंट मैटर, आई डोंट इवन केयर ऑल्सो, बट जो देख रहा है उसको थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए, है ना, तो वरना फायदा क्या। और आपको बेफिक्र रहो, पेपर जब देने जाओगे ना पॉलिटी का तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे इसमें से, आप चाहे स्टेट का दे दो चाहे सेंटर का दे दो चाहे कहीं का भी दे दो, डोंट वरी। इसके अलावा जो करंट अफेयर के पॉलिटी में टॉपिक चलते हैं ना मेंस वगैरह के लिए, वो भी मैं आपको सारे ऐसे रटवा दूंगा, डोंट वरी, प्रॉपर क्लास लगाऊंगा करंट अफेयर की, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो बस। चलो अब आर्टिकल 4 में एक बात लिखी है, हमने 2 शेड्यूल्स पढ़े थे, फर्स्ट एंड फोर्थ पढ़े थे ना।
अब फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल क्या कहते हैं? फर्स्ट क्या कहता है? नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूटी, यही कहता है ना, और तो भी कुछ कहता है, नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूटी। फोर्थ क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ कि कौन से राज्य से कौन सी यूटी से कितनी सीटें जाएंगी राज्यसभा में, वो हमारा शेड्यूल फोर्थ कहता है। तो ये दोनों बातें हमें पता है। तो इन्होंने ये बोला, आर्टिकल 4 के अंदर ये बात बोली गई कि भैया अगर मान लो चेंजेस किए जाते हैं इन दोनों शेड्यूल्स में, इफ देर आर changes done in first and fourth schedule, then if there are changes done in first and fourth schedule, then they cannot be considered as constitutional अमेंडमेंट तो माना जाएगा, लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। 368 आर्टिकल वाला। अब ये क्या है रामायण में आपको बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। क्या है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर आपको चेंज करना हो तो उसको अमेंडमेंट ही कहते हैं। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट किया है, जब मैं आपको 368 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इसके अंदर आपको अगर किसी चीज से स्टेट भी प्रभावित हो रहा है तो वहां पर आपको परमिशन ऑफ स्टेट भी चाहिए होती है। परमिशन ऑफ स्टेट, हाफ स्टेट आपके साथ एग्री होने चाहिए, प्लस आपको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है भाई। अगर आपके पास आधी कंडीशन स्टेट्स की होंगी, स्पेशल मेजोरिटी होगी, बहुत सारे पंगे होते हैं, इन पंगों के बाद ही जाके कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास होता है, वरना होता नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो इन 70-80 सालों में बहुत सारे अमेंडमेंट पास हो चुके होते, 107-8 ही नहीं होते, है ना। तो बहुत टाइम और बहुत कंज्यूमिंग और बहुत लफड़ा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास होता है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया आर्टिकल 4 में कि नहीं भाई, अगर मान लो फर्स्ट शेड्यूल में या फिर फोर्थ शेड्यूल में हम कोई चेंज करेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, नॉर्मल सा अमेंडमेंट माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 4 इसमें लिख दी। क्यों? क्योंकि यार अब मान लो नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूटी तुम चेंज करोगे, स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। अब जाहिर सी बात है, स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है तो आधे स्टेट की तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस स्पेशल मेजोरिटी पास करनी पड़ेगी। अगर तुम शेड्यूल 4 में कुछ घपला करते हो, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, और तुम बोलते हो बेनी राज्यसभा की सीटें थी और राज्यसभा की सीटें राजस्थान के 10 से करके 12 कर देते हैं, 9 कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्लस तुम्हें स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा टंटा मुकाओ, आर्टिकल 4 बनाओ, उसमें डाल दो कि अगर फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में कोई चेंज किया तो कोई आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। अब ये बात लिख दी तो लिख दी, माननी पड़ेगी। अब तक तो ऐसे ही था, लेकिन उसके बाद ना एक दो कुछ केसेस आते हैं, केसेस डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में क्या था, बेरूबरी यूनियन केस था 1960 का, ठीक है, बेरूबरी केस 1960। अब ये क्या कहता था बेरूबरी केस? देखो बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया की कोई भी टेरिटरी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का मैप बनाऊं अब मैं, हंसाना अगर कोई तो मैं श्राप लगेगा। ठीक है, तो ऐसा सही है हमारा इंडिया। अब ये जो इंडियन मैप है हमारा, इसकी मान लो फॉर एग्जांपल ये टेरिटरी हमें देनी है, ये टेरिटरी हमें देनी है, ये टेरिटरी, ठीक है, ये जो ऊपर वाली टेरिटरी है, बस तो दे ही रखी है, ले तो रहे नहीं हम इनसे, पर चलो एक बार एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये टेरिटरी हमें देनी है, ठीक है। अब बेरूबरी केस में क्या बोला, अगर इंडिया की मान लो कोई भी टेरिटरी आपको देनी है तो आप नहीं दे सकते, यू कांट गिव विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कि अगर आपको हिंदुस्तान की कोई भी टेरिटरी देनी है, किसी भी संस्था को देनी है, किसी भी और देश को देनी है, लड़ाई जंग में देनी है, कैसे भी देनी है, मर्जी से देनी है, कोई डील ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत देनी है, तो आपको संवैधानिक संशोधन करके ही देनी पड़ेगी। आर्टिकल 4 इसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। आर्टिकल 4 विल नॉट गिव प्रोटेक्शन टू इट, विल नॉट गिव। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ही हिंदुस्तान की टेरिटरिया बांटते रहो कि ठीक है भाई, उससे संधि होगी तो तू ये थोड़ा सा ले ले, उससे ट्रीटी होगी तो तू थोड़ा सा ले ले, उससे ट्रीटी होगी तो तू थोड़ा सा ले ले, ऐसे नहीं चलेगा। आर्टिकल 4 विल नॉट गिव प्रोटेक्शन टू इट। आपने चाहे लिख दिया हो आपने फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अंदर की भी हम चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल तो ये कहता है नेम एंड द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब वो ऐसे नहीं तुम बाउंड्री चेंज करके छोटा करके किसी और को दे सकते। अगर कुछ भी देना है
सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस 1960 में बोला आर्टिकल 4, इसमें आर्टिकल 4 के लिए कुछ भी देना है तो भाई साहब तुमको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, बिना संवैधानिक संशोधन के तुम नहीं दे सकते। बात ही खत्म कर दी, दे के दिखाओ ऐसी की तैसी तुम्हारी। ये बात सुप्रीम कोर्ट बोला। कौन से केस में बोला? बेरूबरी केस में। अब इसी के तहत एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को कहते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? नेहरू नून एग्रीमेंट। अब इसके अंदर क्या था? नेहरू नून एग्रीमेंट वैसे तो देखो हुआ था 1958 के अंदर, नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 के अंदर। इस नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 के अंदर ये बोला, नून पता ना आपको, फिरोज खान नून, लिख देता हूं मैं आपको, फिरोज खान नून उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ। अब नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत ये बोला कि हम आपको क्या दे देंगे, कुछ जगहें दे देंगे, कुछ हिस्से दे देंगे हिंदुस्तान के, और उसके बदले आप हमें कुछ हिस्से दे देना। अब वो क्या हिस्से थे मैं अभी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी बेरूबरी केस 1960 करके देना होगा, तुमने एग्रीमेंट अपने घर पे रखो, लेकिन बिना संवैधानिक संशोधन के नहीं दे सकते। तो इस एग्रीमेंट के तहत 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। साल था 1960 का, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया 1960 का, जिसके तहत एक जगह थी बेरूबरी। कौन सी? बेरूबरी। अब बेरूबरी कहां पड़ता है? जलपाईगुड़ी में। कहां पर? जलपाईगुड़ी में, ठीक है। जगह थी बेरूबरी, जलपाईगुड़ी में पड़ता है। अब ये बेरूबरी दे दिया गया था किसको? पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन जिसको भी दिया, गलत दिया सही दिया वो बात की बात है, लेकिन जो दिया वो हमें 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 करके ही पास करना पड़ा। हालांकि आर्टिकल 4 था जो कह रहा था मैं परमिशन देता हूं, तुम शेड्यूल 1 और 4 में चेंज कर लो, नहीं कर लो, ऐसे कैसे कर लो, क्योंकि उसके बाद बेरूबरी केस 1960 आ गया, जिसमें ये बोला कि आप कोई भी इंडिया की टेरिटरी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए हुए नहीं दे सकते। और नेहरू नून एग्रीमेंट आपको हुआ हो तो हुआ, मतलब हमें मतलब नहीं है। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 पास किया गया, संवैधानिक प्रॉपर संशोधन किया गया, और बेरूबरी की जो जगह थी वो जलपाईगुड़ी के अंदर पाकिस्तान को दे दी। मैं बात कर रहा हूं आपको बांग्लादेश वाली जो है अभी है ना, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब उसके बाद क्या हो गया? 1969 में सुप्रीम कोर्ट एक और रूलिंग निकालता है। ये बड़ी फनी और इंटरेस्टिंग रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट यूं कहते हैं कि जो सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, क्या भाई जो आपका सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का वो कैसे करोगे आप? कि जो आपका सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का, उसके लिए आपको नहीं रिक्वायर, नॉट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नॉट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके लिए आपको संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट करने में, ठीक है। लेकिन सेटलमेंट के अंदर भी लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, देना यहां भी नहीं है भाई। अगर आप चाहो तो अगर लेना ही है ना, वॉर कर लिया, सेटलमेंट कर रहे हो आप, अपने तरीके से कुछ कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से लड़ाई वड़ाई करके ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल ले लो, बांग्लादेश ले लो, श्रीलंका ले लो, अमेरिका ले लो, हमारे वाले तो हमें कोई समस्या नहीं है। बट एक बात हमारी याद रखना, देना कुछ नहीं है देना कुछ नहीं है, दिया तो लफड़ा हो जाएगा, फिर देना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देते तो काम खराब है, देते तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर आप नहीं ऐसे कर सकते, ठीक है। तो देते तो आपको क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। अब उसके बाद अभी 2015 में भी हमने कुछ एक चीजें बांग्लादेश को दी हैं, उसके बारे में और जान लेते हैं क्या क्या दिया। देख लो आज मोदी जी की सरकार के समय 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ 2015 में, 100वां संविधान संशोधन 2015, जिसके तहत हमने क्या किया? बांग्लादेश के साथ टेरिटरीज एक्सचेंज करी। हमने क्या दिया? 1-1-1, ठीक है। उनने क्या दिया अपने को? 5 और 5। हमने उनको 111 एनक्लेव्स दिए टू बांग्लादेश, हमने बांग्लादेश को 151 एनक्लेव्स दिए हैं। 100वां संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि बेरूबरी केस में बोल दिया कि बिना संविधान संशोधन के इंच नहीं दे सकते तुम, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बदले में बांग्लादेश ने 55 एनक्लेव्स हमें दिए। ये ना यार, बाद में ना जब ये पूरा ये नोट्स भर जाते हैं ना, फिर आईपैड की पेंसिल स्लो हो जाती है। आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, मैं कुछ करूंगा इसका। तो 100वां संविधान संशोधन करके 111 एनक्लेव्स हमने बांग्लादेश को दिए, एंड बांग्लादेश ने हमें 55 एनक्लेव्स दिए, गेव अस 55 एनक्लेव्स, गेव अस 55 एनक्लेव्स। तो ये है भाई साहब, समझ गए आप? एक बार फट रिवीजन करा दूं आपको 1 मिनट में, कर लो भाई, आ जाओ।
देखो भाई, हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। 22 हमारे टोटल पार्ट है। आर्टिकल 1 to 4 की बात करें, आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारा नाम क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत हमारा ये नाम होगा। टेरिटरी हमारी कौन कौन सी होगी? जिसमें स्टेट ड्यूटीज एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट कैसा होगा? यूनियन और स्टेट, राज्यों का संघ होगा। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब टेरिटरी अदर टेरिटरीज भी आपको बता चुका हूँ क्या होती है। फेडरल और यूनियन के बीच में रिश्ता बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा देश क्वाजी फेडरल है, पूरी तरह यूनियन नहीं है, पूरी तरह फेडरल नहीं है। पीस टाइम में फेडरल होता है, इमरजेंसी के टाइम पे यूनियन हो जाता है, ठीक है। इंडिया कोई अमेरिका की तरह यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है कि सारे संघों ने आके एक साथ एग्रीमेंट किया और हम बने हो। इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। इंडिया इज क्वाजी फेडरल। आगे चलते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट किसका होता है? जो बाहर के स्टेट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल स्टेट्स के लिए। अगर एक्सटर्नल स्टेट्स के लिए किसी को अपने अंदर लेना हो तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 2 के तहत ही शक्ति है, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन वगैरह से उसको अपने अंदर ले सकती है, ऑन वट एवर द कंडीशन इट थिंक्स सीम्स फिट, ठीक है। आर्टिकल 3 पे चलते हैं। आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये आपने एग्जिस्टिंग जो अंदर स्टेट्स बैठे हैं उनके लिए ये बेसिकली है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अपने एग्जांपल ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा, नाम, बाउंड्री, एरिया चेंज करने की पावर आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को दे रखी है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर फॉर्मेशन करना पड़ता है। प्रोसीजर में क्या, पहले एक बिल बनता है प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से, फिर वो बिल जो होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देते हैं, और कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम फिक्स करते हैं, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के हाँ ना या नाराज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बिल कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर से पार्लियामेंट के पास आ जाएगा तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको रख दिया जाएगा। अब पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में उसको रखने के पास उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते आर्टिकल 3 के बिल को, बिकॉज आया भी तो प्रेसिडेंट की मर्जी से ही है। आर्टिकल 4 पे चलते हैं। ये बोलता है फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल जो हमारे हैं उनमें चेंजेस करने के लिए संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसका मतलब होता है नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन, और फोर्थ शेड्यूल होता है एलोकेंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। दोनों के अंदर स्टेट्स रिक्वायर्ड है। अगर जहां पर भी स्टेट बीच में आ रहे हैं तो आपको हाफ स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप काम कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 368 में एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है 1960 में बेरूबरी यूनियन केस, जिसके अंदर यह बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदुस्तान की अगर कोई भी टेरिटरी आपको किसी व्यक्ति को देनी हो तो उसके लिए आपको संवैधानिक संशोधन करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। उसके तहत ही हमने नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत 158 के अंदर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 को पास करके हमने बेरूबरी नाम की जगह जो कि जलपाईगुड़ी के अंदर आती थी वो किसको दे दी थी? पाकिस्तान को दे दी। फिर हमने 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर पास किया 2015 में, जिसके अंदर हमने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव दिए और बांग्लादेश से 55 एनक्लेव लिए। तो भाई देवी और सज्जनों, ये हमारा क्या हो गया? पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट फर्स्ट। कुछ भी दिक्कत हो मेरे को बता देना। आर्टिकल नंबर इनके याद रखना कि आर्टिकल 1 to 4 ये हमको कहता है और वो सारा आपको ध्यान में रखना है। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं जानो वालों, इससे बाहर कुछ, मेरी हिंदी बहुत खराब है यार, सही करनी पड़ेगी मेरे को, कुछ नहीं जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, वी गॉट योर बैक। स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाल आज भी बनाने ना, बाल याद दिला दिया करो यार मेरे को। चलो, थैंक यू, ओके, बाय बाय।